कल्पना कीजिए कि एक राज्य में जनता द्वारा भारी बहुमत से चुनी गई एक बहुत ही ताकतवर सरकार है। मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा एकदम ऐतिहासिक फैसला लेना चाहते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी है। लेकिन तभी कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाता है। बिल्कुल। अचानक एक ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य में कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है, वो उस फैसले की फाइल पर हस्ताक्षर करने से सीधे इनकार कर देता है और उस पूरे फैसले पर ब्रेक लग जाता है। हाँ, अगर कोई इसे सतह से देखे तो ये किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं बल्कि किसी तानाशाही का दृश्य लग सकता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तानाशाही बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा। ये हमारे संविधान के भीतर बुना गया एक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और आज के इस गहरी चर्चा में हम इसी विशाल और जटिल मशीनरी के, जिसे हम इंजन रूम कह सकते हैं, उसी में उतरने वाले हैं। यानी हम भारतीय संविधान के भाग 6 की बात कर रहे हैं। हाँ, भाग 6। और सुनने वालों के लिए ये जानना बेहद रोमांचक होगा कि हम यहाँ अनुच्छेदों को रटने या किसी परीक्षा के नोट्स तैयार करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत उबाऊ हो जाएगा। हमारा मकसद ये समझना है कि एक राज्य का शासन, मतलब उसकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से टकराए बिना एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है ना, वो वाकई किसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस से कम नहीं है। संविधान का जो भाग 6 है वो असल में वो मैनुअल या कह लीजिए मास्टर ब्लूप्रिंट है जो ये तय करता है कि किसी राज्य का पूरा ढांचा खड़ा कैसे होगा। अक्सर होता ये है कि जब हम शासन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ मुख्यमंत्री या विधानसभा पर जाके टिक जाता है। हाँ, क्योंकि वही चेहरे हमें रोज टीवी पर दिखते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में शक्तियों के बंटवारे और संतुलन का एक ऐसा बारीक और खूबसूरत जाल बुना गया है जहां हर अंग को ताकत तो दी गई है, लेकिन साथ ही उस ताकत पर एक लगाम भी कसी गई है। मतलब कोई भी अपनी हद पार न कर सके। एकदम सही। जब हम इसके भीतर की कार्यप्रणाली को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके निर्माताओं ने भविष्य में होने वाले हर संभावित टकराव का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। तो इस मास्टर ब्लूप्रिंट के सबसे पहले हिस्से को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम राज्य की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यहीं से असल में शासन की मशीनरी शुरू होती है। राइट। और इस मशीनरी के शीर्ष पर बैठे हैं राज्यपाल। अक्सर इस पद को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति का जो तंत्र है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है मेरा। हाँ, क्योंकि यह कोई निर्वाचित पद तो है नहीं। बिल्कुल, इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और योग्यता के मापदंड बहुत सीधे रखे गए हैं। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु और किसी लाभ के पद पर न होना। और फिर शपथ ग्रहण का तंत्र आता है, जहां राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। अगर मैं इसे एक आधुनिक कॉर्पोरेट संदर्भ में रखकर देखूं ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। अच्छा, जैसे उस कंपनी में राज्यपाल एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में है, जो रोजमर्रा के कामकाज में सीधा दखल नहीं देते, और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है, जो ग्राउंड पर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और सारे फैसले ले रहे हैं। अरे वाह, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वाली एनालॉजी इस तंत्र को समझने के लिए एकदम सटीक है ना? हाँ, मतलब एक चेयरमैन की तरह ही राज्यपाल का काम कंपनी यानी राज्य के हर छोटे मोटे फैसले में शामिल होना नहीं है। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि सीईओ और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम यानी मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, बिल्कुल, कि वे संविधान के नियमों और दायरों के भीतर रहकर काम कर रहे हैं या नहीं। उनके हस्ताक्षर के बिना राज्य का कोई भी बड़ा विधायी या कार्यकारी फैसला जमीन पर लागू ही नहीं हो सकता। मतलब साइन तो चेयरमैन के ही लगेंगे। एकदम। राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और यहाँ तक कि न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। वे उस पूरी व्यवस्था के एक गरिमामय और तटस्थ रक्षक की भूमिका निभाते हैं। उनका पद ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की निर्वाचित सरकार अपने बहुमत के नशे में कोई मनमानी न करने लगे। हाँ, कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो संवैधानिक ढांचे के बिल्कुल खिलाफ हो। लेकिन जब हम इन शक्तियों की बात करते हैं ना, खासकर न्यायिक शक्तियों की, तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, सामग्री में इस बात का बहुत स्पष्ट जिक्र है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। वे किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं या माफ भी कर सकते हैं, लेकिन वे मृत्युदंड
यानी फांसी की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति लगती है मुझे। अगर वे राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्य की सारी कार्यकारी कार्रवाई उनके नाम पर ही हो रही है, तो मृत्युदंड के मामले में उनके हाथ क्यों बांध दिए गए हैं? देखिए, इस सीमा के पीछे ना न्याय प्रणाली की एक बहुत गहरी फिलॉसफी काम कर रही है। मृत्युदंड कोई सामान्य सजा नहीं है। हाँ, वो तो है। ये न्याय प्रणाली की सबसे अंतिम, सबसे चरम और अपरिवर्तनीय सजा है। मतलब एक बार जब किसी का जीवन समाप्त कर दिया जाता है तो उसे पलटा नहीं जा सकता। बिल्कुल, उसकी वापसी तो असंभव है। तो संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि जब बात किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने या उसे जीवनदान देने की हो, तो ये सर्वोच्च और अंतिम शक्ति पूरे देश में सिर्फ एक ही प्राधिकारी के पास होनी चाहिए। और वो है देश के राष्ट्रपति। एकदम सही। अगर ये शक्ति राज्यपालों को दे दी जाती तो इस बात का बहुत बड़ा जोखिम था कि स्थानीय राजनीति, राज्य का दबाव या क्षेत्रीय भावनाएं किसी मृत्युदंड के मामले को प्रभावित कर सकती थीं। ओहो, मतलब किसी नेता के दबाव में आकर राज्यपाल कोई फैसला ले सकते थे? हाँ, और ये एक तरह का बेहद कड़ा सेफ्टी चेक है। राज्य स्तर पर किसी को ये अधिकार न देकर संविधान ये सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड जैसे बेहद संवेदनशील मामलों में पूरे देश में एकरूपता बनी रहे और पूर्ण निष्पक्षता भी रहे। बिल्कुल। ये तर्क तो ये स्पष्ट करता है कि शक्तियों को बांटना जितना जरूरी है, शक्तियों को सीमित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब वापस अपनी उस कंपनी वाले ढांचे पर आते हैं। हाँ, सीईओ वाले ढांचे पे। चेयरमैन की भूमिका तो स्पष्ट हो गई, लेकिन सारा जमीनी काम तो सीईओ और उनकी टीम को ही करना है। चुनाव के बाद जो भी दल विधानसभा में बहुमत साबित करता है, उसके नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, संवाद की कड़ी है। ऐसा लगता है कि वो एक अकेला पुल है जो राज्यपाल के शांत कार्यालय और मंत्री परिषद की हलचल के बीच बना हुआ है। एकदम सही पकड़ा आपने। सरकार क्या सोच रही है, क्या योजना बना रही है, ये सब राज्यपाल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले मुख्यमंत्री की ही होती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री वो सेतु है जो पूरी सरकार की कार्यप्रणाली को राज्यपाल की निगरानी से जोड़कर रखता है। और इस पूरी व्यवस्था में एक और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत काम करता है। अच्छा, वो क्या है? जिसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कैबिनेट में कोई एक मंत्री कोई बड़ी गलती करता है या कोई गलत नीति लागू करता है, तो पूरी की पूरी सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। वे यह कहकर नहीं बच सकते कि ये तो फला मंत्री का फैसला था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह सरकार एक एकल इकाई या यूनिट की तरह काम करती है। एक टीम की तरह। हाँ, इसके अलावा इस पूरी प्रशासनिक टीम को हर कदम पर कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सरकार के फैसले अक्सर अदालतों में चुनौती दिए जाते हैं। वो तो रोज की बात है। इसीलिए संविधान ने एक विशेष पद का निर्माण किया है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। अच्छा, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं ना? एकदम सही। राज्यपाल द्वारा नियुक्त ये व्यक्ति राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जब भी राज्य सरकार पर कोई कानूनी संकट आता है या उसकी नीतियों को अदालत में घसीटा जाता है, तो महाधिवक्ता ही राज्य की ढाल बनकर खड़ा होता है। चलिए, तो कार्यपालिका ने अपना काम शुरू कर दिया, इंजन चालू हो गया और नीतियां भी बनने लगी। लेकिन ये कार्यपालिका शून्य में तो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। इसे काम करने के लिए नियमों की, कानूनों की जरूरत होती है। बिना कानून के कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये कानून आखिर आते कहाँ से हैं? इसके लिए हमें इस प्रशासनिक मशीनरी के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ रुख करना होगा, राज्य का विधानमंडल, जिसे हम राज्य की कानून बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। बहुत खूब। फैक्ट्री वाला शब्द एकदम सही है। संविधान के इसी भाग 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विधानमंडल में राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी शामिल होगी। तो इस फैक्ट्री का जो सबसे मुखर और सक्रिय हिस्सा है वो है विधानसभा। इसे अक्सर निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और इसे लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां जनता की आवाज सीधे तौर पर पहुंचती है। हाँ, क्योंकि इसके सदस्य सीधे आम चुनावों के जरिए जनता द्वारा चुनकर आते हैं। ये सदन राज्य की राजनीतिक नब्ज को दर्शाता है। एक तरह से ये राज्य की आबादी का एक छोटा रूप ही तो है।
बिल्कुल। और नियम ये तय करता है कि इस सदन में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ताकि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में एक सही और उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य को चलाने के लिए धन का आवंटन करना हो, बजट पास करना हो या रोजमर्रा के प्रशासन से जुड़े ज्यादातर कानूनों का मसौदा तैयार करना हो, ये सब इसी सदन में होता है और उन पर तीखी बहसें होती हैं। हाँ, विधानसभा की ये बहसें और प्रक्रियाएं तो हमें रोज समाचारों में देखने को मिल ही जाती हैं। लेकिन इसी मशीनरी के भीतर एक दूसरा सदन भी काम करता है, जो अक्सर सुर्खियों से दूर ही रहता है। आप विधान परिषद या उच्च सदन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। और इसे लेकर जो नियम है वो बहुत ध्यान खींचने वाला है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, कभी नहीं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और एक बहुत ही अनोखे तरीके से हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष रखी गई है, जबकि विधानसभा के लिए ये 25 वर्ष है। अगर मैं इसके काम करने के तरीके को देखूं तो मुझे ये एक 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री की शिफ्ट प्रणाली की तरह लगता है। शिफ्ट प्रणाली मतलब जहां कर्मचारी बारी बारी से अपनी शिफ्ट पूरी करके जाते हैं, नए कर्मचारी उनकी जगह लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री की मशीनें कभी बंद नहीं होती, उत्पादन कभी नहीं रुकता। ये शिफ्ट प्रणाली वाला नजरिया इसकी कार्यप्रणाली को बहुत सटीकता से पकड़ता है। जरा इस परिस्थिति पर विचार किया जाए। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल बाद वो पूरी तरह से भंग हो जाती है। उस समय राज्य में जनता द्वारा चुनी गई कोई सभा नहीं होती। अगर उस दौरान राज्यों को किसी नए और जरूरी कानून की आवश्यकता हो जाए तो क्या होगा? तब तो राज्य बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल। और विधान परिषद इसी खालीपन को भरती है, क्योंकि ये कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती और हर 2 साल में सिर्फ 1/3 सदस्य बाहर जाते हैं, तो सदन के 2/3 सदस्य हमेशा वहीं मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो काम रुकता नहीं है। हाँ, और ये निरंतरता सिर्फ उपस्थिति के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत स्मृति या कह लें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का निर्माण करती है। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। देखिए, विधानसभा में अक्सर लहरों पर चुनाव होते हैं, भावनाएं हावी होती हैं और कभी-कभी जल्दबाजी में लोक लुभावन कानून पास होने का खतरा बना रहता है। हाँ, वोट बैंक के चक्कर में। बिल्कुल। लेकिन विधान परिषद में पुराने और तजुर्बेकार लोग नए सदस्यों के साथ बैठते हैं। वे किसी भी नए कानून को उस तात्कालिक राजनीतिक भावना से अलग हटाकर एक शांत और परिपक्व नजरिए से देखते हैं। ये सदन एक तरह से तेजी से बनते कानूनों पर ठहराव और विचार विमर्श का ब्रेक लगाता है। ये निरंतरता और ठहराव वाकई किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कार्यपालिका ने नीतियां बनाई, विधानमंडल की फैक्ट्री में उन पर लंबी बहस हुई और कानून बन गए। जी। अब मान लीजिए कि विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो शायद संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, या फिर कार्यपालिका ने किसी कानून को जमीन पर गलत तरीके से लागू कर दिया जिससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। ऐसा तो अक्सर होता है। तो ऐसे में ये तय कौन करेगा कि जो हो रहा है वो सही है या गलत? निष्पक्ष फैसला कहाँ से आएगा? यहीं से इस पूरी व्यवस्था में एंट्री होती है तीसरे और शायद सबसे ज्यादा भरोसेमंद अंग की, न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट। देखिए, उच्च न्यायालय की भूमिका केवल 2 पक्षों के बीच के विवाद को सुलझाना भर नहीं है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। संविधान स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि व्यवहारिक कारणों से कुछ छोटे राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी काम करता है, जिससे वर्तमान में इनकी कुल संख्या 25 है। 25, जी। उच्च न्यायालय इस पूरी व्यवस्था का रेफरी है। ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों अपनी संवैधानिक हदों के भीतर ही काम करें। अगर विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान का सीधा उल्लंघन करता है, तो उच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। बिल्कुल। उच्च न्यायालय के पास उस कानून को पूरी तरह से शून्य या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति होती है। इस रेफरी यानी उच्च न्यायालय के जजों को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प और एक हद तक कहूं तो जानबूझकर उलझाई हुई लगती है। उलझाई हुई? कैसे? इनकी नियुक्ति पर गौर करें। एक राज्य के उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर निर्भय होकर काम कर सकते हैं। लेकिन जब उनके शपथ ग्रहण की बारी आती है
तो ये शपथ उन्हें राष्ट्रपति नहीं बल्कि उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक तीखा विरोधाभास खड़ा होता है। नियुक्ति केंद्र कर रहा है, लेकिन शपथ राज्य का संवैधानिक प्रमुख दिला रहा है। क्या ये कोई प्रशासनिक मजबूरी है या फिर ये जानबूझकर पैदा किया गया केंद्र और राज्य के बीच का कोई टकराव या संतुलन है? मैं बता दूं कि ये कोई प्रशासनिक मजबूरी बिल्कुल नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और भारतीय संघवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अच्छा। इसे इस तरह समझना होगा कि न्यायपालिका को सबसे ज्यादा खतरा किससे हो सकता है? उसी राज्य की ताकतवर सरकार से, जिसके खिलाफ उन्हें कड़े फैसले सुनाने पड़ सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार या राज्यपाल के हाथ में छोड़ दिया जाता, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जज राज्य की स्थानीय राजनीति और सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आ सकते थे। ओहो, मतलब निष्पक्षता खत्म हो जाती। एकदम। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इस बात की लोहे जैसी गारंटी देती है कि जज राज्य की राजनीति और उसके दबावों से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। कोई भी मुख्यमंत्री उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। लेकिन शपथ तो राज्यपाल दिलाते। हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ जज न्याय उसी राज्य की सीमाओं के भीतर उसी राज्य के लोगों को देने वाले हैं। इसलिए उन्हें राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल के सामने शपथ दिलाई जाती है। ये जो स्प्लिट रिस्पॉन्सिबिलिटी या बटी हुई जिम्मेदारी है ना, ये न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता और राज्य के संघीय ढांचे दोनों का एक साथ सम्मान करती है। मतलब शक्ति को किसी भी एक जगह पर इतना केंद्रित नहीं होने दिया गया है कि वो तानाशाही में बदल जाए। बिल्कुल। उच्च न्यायालय के पास इस स्वतंत्रता के अलावा एक और बहुत ही अभूतपूर्व शक्ति है, जिसका जिक्र किए बिना हमारी ये चर्चा बिल्कुल अधूरी रहेगी। वो है रिट अधिकारिता या रिट जारी करने की शक्ति। जी। कानूनी भाषा में ये शब्द थोड़ा नीरस लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो इसके मायने बहुत गहरे और शक्तिशाली हैं। अगर आप एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये रिट अधिकारिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वो कैसे? उच्च न्यायालय को ये विशेष शक्ति दी गई है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे आदेश या रिट जारी कर सके। इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। हाँ, उदाहरण से बताइए। मान लीजिए राज्य सरकार रातों रात कोई ऐसा आदेश पारित करती है या पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई करती है जिससे किसी आम नागरिक की स्वतंत्रता, उसके व्यापार करने का अधिकार या उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। तो वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में वो नागरिक निचली अदालतों की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सीधे हाई कोर्ट? बिल्कुल। उच्च न्यायालय तुरंत प्रभाव से सरकार, पुलिस या किसी भी बड़े अधिकारी को तलब कर सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है और उस गलत फैसले पर तुरंत रोक लगा सकता है। ये शक्ति उच्च न्यायालय को सीधे तौर पर राज्य की पूरी ताकतवर मशीनरी के सामने एक आम आदमी की ढाल बना देती है। एकदम सही। ये तो कुछ ऐसा है कि मशीनरी चाहे कितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों ना हो, एक आम नागरिक के पास सीधे इंजन रूम में जाकर इमरजेंसी ब्रेक खींचने का अधिकार है। बहुत खूब कहा आपने। अब तक हमने शासन के इन तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को समझ लिया है। लेकिन कोई भी इंजीनियर आपको बताएगा कि जब आप इतनी बड़ी और जटिल मशीनरी बनाते हैं तो वो हमेशा सामान्य परिस्थितियों में काम नहीं करती। जाहिर है कभी ना कभी तो खराबी आएगी। बिल्कुल। कभी-कभी मशीन में ओवरलोड हो सकता है या परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और इसे टूटने से बचाने के लिए कुछ खास सेफ्टी वॉल्व्स या विशेष नियम बनाए गए हैं। इन सेफ्टी वॉल्व्स को समझना इस पूरे डिजाइन की सबसे बड़ी कुंजी है, मुझे लगता है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था का सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेफ्टी वॉल है राज्यपाल की अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस, हाँ। जरा इस परिस्थिति पर विचार किया जाए कि विधानमंडल की हमारी जो कानून बनाने की फैक्ट्री है, हाँ, वो साल के 365 दिन तो खुली नहीं रहती। हाँ, उसके तो तय सत्र होते हैं, जैसे मानसून सत्र हो गया या शीतकालीन सत्र। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं और राज्य में अचानक कोई अप्रत्याशित संकट आ जाए, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। हाँ, या कोई नया अपराध तेजी से फैलने लगे जिसके लिए तुरंत एक नए और सख्त कानून की जरूरत हो। तब राज्य सरकार क्या करेगी? वो विधानसभा के दोबारा खुलने का तो इंतजार नहीं कर सकती। उसमें तो महीनों लग जाएंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये विशेष शक्ति है कि वे तुरंत प्रभाव से एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश महज एक आदेश नहीं होता,
इसकी कानूनी ताकत और इसका प्रभाव बिल्कुल विधानसभा द्वारा पास किए गए कानून के बराबर ही होता है। ये वाकई एक इमरजेंसी बाईपास की तरह है जो संकट के समय राज्य को पंगु होने से बचाता है। लेकिन एक और विशेष शक्ति है जो हर रोज के शासन को नियंत्रित करती है, और वो है विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति का प्रावधान। जी। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री में कितनी भी बहस हो जाए, विधायक कितना भी जोर लगा लें और कोई कानून भारी बहुमत से पास कर दें, लेकिन वो तब तक जमीन पर लागू नहीं हो सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी मुहर न लगा दें। और राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा इसी तंत्र में एक बहुत ही कड़ा गणितीय सेफ्टी वॉल्व भी जोड़ा गया है। 2003 में लाए गए 91वें संविधान संशोधन के जरिए एक सख्त नियम बना दिया गया कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हाँ, 15% का कैप। मैं यहाँ इस संख्या के पीछे की राजनीति को समझना चाहती हूँ। संविधान में ये 15% का गणित क्यों बिठाया गया? क्या ये राजनीतिक लालच को रोकने और नेताओं को खुश करने के लिए बांटे जाने वाले मंत्री पदों पर लगाम कसने का कोई सीधा फॉर्मूला है? देखिए, इस 15% की सीमा के पीछे की कहानी भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अस्थिर दौर से जुड़ी हुई है। 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में अक्सर ऐसा होता था कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तो गठबंधन सरकारें बनती थीं। बिल्कुल। उन सरकारों को बचाने के लिए या असंतुष्ट विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए मुख्यमंत्रियों ने एक नया तरीका निकाला था, जिसे जंबो कैबिनेट बनाना कहते थे। जंबो कैबिनेट? हाँ, विधायकों को खुश करने के लिए हर दूसरे विधायक को मंत्री बना दिया जाता था। मतलब आप सोचिए, 80 सदस्यों वाली विधानसभा में 40-40 मंत्री होते थे। बाप रे। अब मंत्री बनने का मतलब सिर्फ एक नाम की पट्टी का नहीं होता। एक मंत्री के साथ उनका पूरा स्टाफ, गाड़ियां, भत्ते और सुरक्षा का भारी भरकम खर्च जुड़ा होता है। वो तो है, सरकारी खजाने पर सीधा बोझ। बिल्कुल। इससे राज्य के खजाने पर ऐसा बोझ पड़ता था कि विकास के कामों के लिए पैसा ही नहीं बचता था, और साथ ही इतने सारे मंत्रियों के कारण शासन में भयानक भ्रम पैदा होता था कि कौन क्या काम कर रहा है। तो फिर ये संशोधन लाया गया? जी, 91वें संशोधन ने इस राजनीतिक ब्लैकमेलिंग पर एक बहुत ही कड़ा और स्थायी ब्रेक लगा दिया। ये 15% की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि मंत्री परिषद का आकार राज्य की जरूरत और प्रशासन के हिसाब से तय हो, न कि नेताओं के राजनीतिक लालच और सरकार बचाने की मजबूरी के हिसाब से। वाकई ये राज्य के संसाधनों को बचाने का एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक सेफ्टी वॉल्व है। एकदम सही कहा आपने। जब हम इन सभी परतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो समझ आता है कि ये कितना बेहतरीन और फूल प्रूफ डिजाइन है। बिल्कुल है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि संविधान का भाग 6 केवल नियमों की कोई नीरस सूची नहीं है। ये एक जीवंत तंत्र है जहां कार्यपालिका नीतियां बनाती है और उन्हें लागू करती है। विधायिका उन नीतियों पर बहस करती है, उनकी कमियां निकालती है और उन्हें कानूनी जामा पहनाती है। और न्यायपालिका दूर से इस पूरे खेल पर नजर रखती है ताकि कोई भी अपनी हदों को पार न करे और आम नागरिक के अधिकार बिल्कुल सुरक्षित रहें। और ये तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। हाँ, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस की इस व्यवस्था ने उन्हें एक दूसरे की तानाशाही को रोकने का औजार भी बना दिया है। इसे आप एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा